गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी फ्रेंड्स को मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर की तरफ से शुभकामना देता हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 सितंबर है और फ्रेंड्स, आज से ही आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की तारीख आरंभ हो गई है। तो आज शाम तक में उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मैं पेपर 2 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट की जो है प्रैक्टिस कराने हेतु पहले 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें से मैंने कुल 78 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। और आज फ्रेंड्स, मैं 79 से लेकर लास्ट 100 तक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि हमारा यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। और 79 में क्या कुछ लिखा है, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये डायरेक्शन जो है 79 to 83 के लिए है। One of the 4 sentences given in each question is grammatically wrong। इसमें कहा गया कि नीचे जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इन चारों में से जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है एक सेंटेंस। ठीक है, एक ही रॉन्ग है, बाकी 3 करेक्ट है। तो रॉन्ग वाला को हमें चूज करना है। तो देखते हैं एक एक करके। नथिंग बट फनी स्टोरीज डिलाइट ही। तो डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में तो कोई गलती नहीं है। नथिंग बट फनी स्टोरीज, फनी स्टोरीज है यहाँ पर, तो इसके अनुसार डिलाइट का प्रयोग हुआ है। यानी इसका यदि हिंदी में मीनिंग देखें तो नथिंग बट फनी स्टोरीज, यानी केवल फनी स्टोरीज ही उन्हें आनंद देती हैं, यानी केवल मज़ेदार कहानियाँ ही उसे आनंद प्रदान करती हैं, ये मतलब हुआ। बी नंबर, आई कैन नॉट रेज दिस लीड। यह भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई कैन नॉट रेज, रेज V1 है ही, रेज मतलब ऊपर उठाना। दिस लीड, लीड कहते हैं ढक्कन को। तो ये भी, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक ठाक है। दिस इज द बुक आई वांट, ये भी करेक्ट है। और नंबर, अब तीनों जब करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से डी ऑप्शन जाएगा ही। ठीक है। द थीप डिवेस्टेड द चाइल्ड फ्रॉम ऑल हर ज्वेल्स। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मिस्टेक है, यह प्रीपोजिशनल मिस्टेक है। यहाँ पर फ्रॉम के स्थान पर ये जो फ्रॉम है ना, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, इस जगह ऑफ का प्रयोग होता तो ये सही होता। तो चलिए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी। अब मैं चलता हूँ 80 नंबर पर। इट इज़ टाइम यू वेंट टू बेड। तो फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट सेंटेंस ही गलत हो गया। ठीक है। 80 नंबर में
इट इज टाइम फॉर यू टू गो टू बेड। यहाँ पर फॉर यू होता, इट इज टाइम फॉर यू टू गो टू बेड, यहाँ वेंट टू बेड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये 80 नंबर का ऑप्शन जाएगा ए। चलिए अब हमें आगे देखना ही नहीं है और ऐसे जानकारी के लिए देख लेता हूँ। देयर इज़ नो एंड टू ट्रबल्स, कहता है ट्रबल्स का कोई एंड नहीं होता, अंत नहीं होता। ठीक है, मुसीबतों का कोई अंत नहीं होता, ये भी ठीक है। वी गॉट आउट ऑफ द स्विमिंग पूल एंड ड्राइड अस, ठीक है भाई, हम लोग स्विमिंग पूल में से बाहर निकल गए और ड्राइड अस, हम लोगों ने अपने अपने शरीर को सुखाया। ही ग्लोरीड इन हिज विक्ट्री, ठीक है, यहाँ ग्लोरी मतलब गर्व करना, ठीक है, गर्व किया करता है, किया, उसने गर्व महसूस किया अपनी जीत पर, विक्ट्री जीत को कहते हैं। तो इधर कोई एरर नहीं था फ्रेंड्स। नंबर 81 में देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेड, ये तो पूरा रोंग हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसका सही जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा फ्रेंड्स, अनलेस के साथ जो लगा हुआ रहेगा वह पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अनलेस यू वर्क हार्ड, और इसके बाद जो प्रिंसिपल क्लाउज आएगा वह नेगेटिव में होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। तो ये वाला पोर्शन इसका सही था, ये गलत है। अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट नहीं होता। तो ये वाला हम राइट ऑप्शन चूज करेंगे। और ऐसे देख लेते हैं फिर एक बार ये बाकी सबको भी। प्लीज़ पे मी बाय चेक, एकदम करेक्ट है। आई फील गिड्डी, ठीक है, मुझे गिड्डी फील हो रही है, मतलब चक्कर आ रहा है। और यू वॉक फास्टर देन आई, कहता है आप जो हैं मेरे से तेज़ चलते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो चलते हैं अब 82 में। आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी। तो 82 में फ्रेंड्स पहला सेंटेंस तो ठीक ठाक है, आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी, ठीक है, पता चला मुझे कि वह दोषी है। बी नंबर, आई प्रेफर टू रीड देन टू राइट। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डाउटफुल सेंटेंस है, ऐसे प्रेफर है यहाँ, तो आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग होना चाहिए था। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में यदि इसको देखा जाए तो ये रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर जीरंड यूज नहीं करके इसने पार्टिसिपल यूज किया है, यानी इन्फिनिटिव यूज किया है, सॉरी पार्टिसिपल नहीं। तो इसके बीच में देन लगा दिया है, तो ये तो कुछ हद तक सही है। लेकिन नीचे वाले को देखें तो बेहद ये जो है गड़बड़ है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। द जूरी वॉज डिवाइडेड, जब जूरी डिवाइड हो जाए अपने ओपिनियन में फ्रेंड्स, सबकी राय अलग अलग हो जाए, तो जूरी के लिए, ऐसे तो ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब आते हैं, लेकिन उसके सेंस को देखते हुए यहाँ जूरी के सारे मेंबर्स अलग अलग ओपिनियन के हैं, तो यहाँ पर वर्ब प्लुरल होना चाहिए था फ्रेंड्स। तो वाज के बदले यहाँ वेयर होना चाहिए था, ये वाज यहाँ पर गलत लग रहा है मुझे। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से यही होगा, वाज यहाँ पर नहीं होगा। तो चलो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट मान लेते हैं, ये ज़्यादा जो है बेस्ट ऑप्शन ये वाला जाएगा, यानी सी। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे सी को। और नाइदर ऑफ द मेन वॉज टॉल, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 83, इट इज़ द मोस्ट आइडियल प्लेस। तो यहाँ पर
कुछ भी गलती नज़र नहीं आ रही है। मोस्ट आइडियल प्लेस ठीक है भाई, सुपरलेटिव है। द मोस्ट लगा हुआ है। द न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये भी करेक्ट है। दिज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये भी करेक्ट है। डी योर वॉच इज बेटर देन माइन, यहाँ पर कुछ गलती है। योर वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ माइन होना चाहिए फ्रेंड इसमें। तो हमें मिल गया राइट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट जो है आते हैं अब हम लोग 84 पर। तो फ्रेंड्स इसके लिए डायरेक्शन कह रहा है, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड 1 and 6 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स इसका कहना है कि जो सेंटेंस नंबर 1 है, फर्स्ट सेंटेंस है, उसको नंबर 1 से नंबरिंग किया गया, और जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना उसको 6 नंबर से नंबरिंग किया गया, यानी उसको 6 नंबर दिया गया है। ठीक है, और बीच में हमारे पास PQRS ये 4 सेंटेंसेस हैं। दीज 4 पार्ट्स आर नॉट गिवन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, लेकिन ये चारों सेंटेंस जो हैं अपने ऑर्डर में नहीं हैं, यानी राइट ऑर्डर में नहीं है, सही क्रम में नहीं है। बात समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। यानी PQRS जो है ये इसका ऑर्डर जो है उलट पुलट कर दिया गया है, आपको अरेंज करना है, सही ऑर्डर में सजा देना है, ताकि सेंटेंस क्या बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो देखते हैं, अ 4 ईयर स्टडी कहता है 4 साल का जो स्टडी है, 4 साल की पढ़ाई। अब यहाँ पर देखना है दैट बेबीज फील मोर कंफर्टेबल होगा कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर, ये वाला हो सकता है। अराउंड अदर बेबीज क्लियरली सजेस्ट, हाँ नंबर 1 के बाद मुझे लग रहा है एस आना चाहिए। द 4 ईयर स्टडी क्लियरली सजेस्ट्स, ठीक है, 4 साल के अध्ययन से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है जी, दैट, यहाँ पर हम आएंगे पहले एस पर, उसके बाद चले जाएंगे पी पर। तो एस पी हमें मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी डी ऑप्शन जो है 88 का करेक्ट लग रहा है, लेकिन सॉरी ये 84 का ये एस पी, हाँ एस के बाद पी होना चाहिए, तो 84 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। आप इसको अब मिला करके देख सकते हो। 4 ईयर स्टडी क्लियरली सजेस्ट दैट बेबीज फील मोर कंफर्टेबल, बेबीज फील मोर कंफर्टेबल। उसके बाद देखिए आर वाले को देखिए, अराउंड अदर बेबीज, यानी बच्चों को वहीं ज़्यादा आराम महसूस होता है जहाँ पर अन्य जो बच्चे रहते हैं, यानी बच्चे को बच्चों के आसपास ही रहना पसंद है, ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आप क्यू को देखिए, कंडक्टेड बाय द इन्फेंटिंग टेस्टिंग सेंटर। ओहो गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, तब तो फिर 1 के साथ सबसे पहले तो यही आएगा क्यू। तो अब तो आंसर पूरा क्यू के बाद PRS देखिए क्यू को पहले लिखना होगा, कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर क्लियरली सजेस्ट, तब होगा। क्यू के बाद एस चाहिए, ये वाला आंसर। सी होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको अरेंज करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले अ 4 ईयर स्टडी कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर, यह स्टडी किसने किया था, इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर एक संस्था है जो शिशु जांच केंद्र है। ठीक है, इन्फेंट नवजात शिशु को कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या सामने आया, क्लियरली सजेस्ट, इससे क्लियरली पता चलता है, क्या पता चलता है, दैट। उसके बाद पी आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है,
और उसके बाद फिर आ जाएगा आर, ठीक है, पी के बाद आर। तो देखिए पी के बाद आर भी मिल रहा है हमें, तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रेंड। ये 84 का फ्रेंड्स, 84 का सी जाएगा बेस्ट ऑप्शन। चलिए उसके बाद 85, दे आर मोस्टली पीपल। अच्छा, अब देखिए ये तो दे आर मोस्टली पीपल तो सीधा लग रहा है कि यहाँ हु वर्क इन द नेबरहुड, आर पहले आना चाहिए। तो आर तो भाई एक ही है ही ऑप्शन आर, तो सीधा इसको हम चूज कर लेंगे, आर होगा ही पहले, तो आर इसी में है, तो ये मेरा राइट ऑप्शन होगा। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं कि नहीं। दे आर मोस्टली पीपल हु वर्क इन द नेबरहुड एंड दे फाइंड द क्लब वेरी कन्वीनियंट, ठीक है भाई, बिकॉज एस भी मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इनेबल्स देम टू गेट रीजनेबल मील, क्यू भी मिल गया। तो फ्रेंड्स दिस इज द बेस्ट ऑप्शन 85 का सी। नंबर 86, चार्ल्स गुडईयर वंस एक्सीडेंटली। अब चार्ल्स गुडईयर के बारे में यहाँ है कि एक बार संयोग से एक्सीडेंटली क्या हुआ जी, ड्रॉप्ड ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल रबर एंड सल्फर ओवर ए हॉट स्टोव। तो फ्रेंड्स इसके बाद मुझे लग रहा है क्यू होना चाहिए, क्यू के बाद सीधा आएगा एस। तो क्यू और एस हम देखेंगे कहाँ है, क्यू एस एक साथ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पी आ रहा है, एंड फाउंड दैट बिल्कुल मैच कर रहा है, वाज हार्डर, ठीक है, ड्रॉप, ये देखो फाउंड दैट के बाद यहाँ पर मिला करके पढ़ते हैं अब, ठीक है। चार्ल्स गुडईयर वंस एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल रबर, फिर ले लेते हैं क्यू के बाद एस को, एंड सल्फर ओवर ए हॉट स्टोव, ठीक है। उसके बाद पी को लेते हैं, एंड फाउंड दैट द रिजल्टिंग रबर वाज हार्डर स्ट्रॉन्गर मोर इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दूं कि चार्ल्स गुडईयर ने एक बार संजोग से क्या किया, मतलब ऐसे, मतलब डेलिब्रेटली कुछ ऐसा प्लान नहीं था उसका, मतलब जानबूझ के कुछ नहीं किया, संजोग बस ऐसा हो गया, ड्रॉप्ड ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का एक मिक्सचर यानी मिश्रण जो है, और सल्फर ओवर ए हॉट स्टोव, ठीक है। नेचुरल रबर तथा सल्फर का जो मिक्सचर था ना, उसको गरम स्टोव में गिरा दिया, यानी गरम चूल्हे में उसे गिरा दिया, ठीक है। तो क्या पता चला, एंड फाउंड दैट द रिजल्टिंग रबर, और इससे जो रबर बना ये मिक्सचर चूल्हे में डालने के बाद, तो वह रबर जो था ज़्यादा हार्ड था, ज़्यादा मजबूत भी था, और ज़्यादा इलास्टिक था, ज़्यादा लचीला भी था। तो फ्रेंड्स ये मेरा ऑर्डर सही है, यानी 86 का बी होगा। तो 86 में बी को हम टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं 87 पर। इफ़ ऑल दीज नेशंस, अच्छा, इफ़ ऑल द नेशंस यानी यदि सभी राष्ट्र, दुनिया के सभी देश क्या करें जी, फॉर नहीं, ये तो नहीं होगा, वर्क टुगेदर, ये फिट हो रहा है, फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, यानी दुनिया के सभी देश यदि एक साथ मिलकर काम करें, किस लिए, इंसान की भलाई के लिए, कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, यानी सब की भलाई के लिए काम करें। तो फ्रेंड्स हमारा जा रहा है आर के बाद पी, देखेंगे आर के बाद पी किधर है, ठीक है। वर्क टुगेदर पहले आया, तो जस्ट ए मिनट, तो आर के बाद फ्रेंड हमारा आना चाहिए था
कौन सा देख रहे थे भाई, बीच में फ़ोन आ गया। इफ़ ऑल नेशंस 87, इफ़ ऑल द नेशंस वर्क टुगेदर, काम करें फॉर द कॉमन, आर के बाद पी चाहिए, आर के बाद पी मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, आर पी, ठीक है। अब देखते हैं आगे और भी अरेंज कर लें। इफ़ ऑल द नेशंस वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, सारे देश यदि मिल कर के एक साथ काम करें इंसान की भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए, तो क्या होगा, देन एंड होगा, एंड एग्री टू ओबे दीज लॉज, और कहता है यदि इन नियमों का पालन करने पर सहमत हो जाएं, RPS ये भी है, तो क्यों, देन दे विल नेवर फाइट। वेरी गुड, ये करेक्ट हो गया, मेरा बी ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 87 का बी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो बी को हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 6 सेंटेंसेस मार्क्ड S1 S6 PQ RS, द पोर्शन S1 and S6 are fixed, you are required to choose one of the 4 alternatives which would be the most logical sequence of the sentence in the passage। अच्छा, तो इसमें आपका फिर वही चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें भी सीक्वेंस ही चुनना है आपको। तो चलिए देखते हैं। देयर आर एग्जामिनेशन एट स्कूल विच अ पीपुल कैन पास बाय क्रेमिंग द टेक्स्ट्स, ठीक है। एग्ज़ाम यहाँ जो स्कूल में हम लोग लेते हैं, तो उसमें कहते हैं पीपल क्या करते हैं, पास होते हैं बाय क्रेमिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट का यानी किताबों को रट्टा मार करके अपने लेसन को, पाठ को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं उन्हें, ठीक है। तो फिर वन कैन स्कोर बट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज मेमोरी, मेयर मेमोरी ऑफ होली टेक्स्ट विल बी ऑफ नो यूज इन पासिंग द टेस्ट। लेकिन पी वाला सही लग रहा है फ्रेंड्स, पहले आना चाहिए इसके बाद। कहता है लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेयर मेमोरी ऑफ होली टेक्स्ट विल, यानी केवल धर्म ग्रंथों का जो है धार्मिक ज्ञान जो है वह प्राप्त कर लेना या उन्हें याद कर लेना, ठीक है। कहता है वह जो है उसके आधार पे एग्ज़ाम पास हो जाना या पास करने का यह टेस्ट नहीं है, यह कसौटी नहीं है कि किसी ने धर्म ग्रंथ को रट्टा मार लिया और वह एग्ज़ाम पास हो गया, तो ये कहता है अच्छा टेस्ट नहीं है ये, ठीक है। बी नो यूज इन पासिंग द टेस्ट, इस टेस्ट को पास करने का कोई फ़ायदा नहीं। वन कैन स्कोर इन देम बाय द पावर ऑफ मेमोरी, और यहाँ कह रहा है कि कोई भी ऐसी परीक्षाओं में पावर ऑफ मेमोरी के बल पर, यानी स्मरण शक्ति के बल पर कोई भी कहता है अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो हमें लग रहा है S1 के बाद वन कैन वाला, क्यू वाला पहले ऑप्शन आना चाहिए था। तो 88 का देखते हैं, क्यू पहले है किसी में, हाँ है, तो क्यू के बाद हम चले जाएंगे पी पर, तो क्यू के बाद पी है। और फिर कह रहा है व्हाट द टेक्स्ट सेज हैज़ टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द स्पीकर, और ये वाला आपका ऑप्शन जो है इसमें QPSR, तो Q भी है, P भी है और R भी है। तो ए कॉम्पिटेंट गुरु एलोन कैन प्रोवाइड द नेसेसरी गाइडेंस टू एन अर्नेस्ट डिसाइपल। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन हमारे ख्याल से बेस्ट जाएगा। सबसे पहले लेंगे किसको, S1 तो लेना ही है, तो वन कैन स्कोर पहले ले लेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होता है ना, क्रेमिंग करके टेक्स्ट को याद करके,
तो इसमें कहता है कोई भी जो है अच्छा स्कोर अपने मेमोरी पावर के बल पर कर सकता है। और लेकिन इसमें लेकिन लगा दिया कि यह जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है, मेयर मेमोरी ऑफ अ होली टेक्स्ट, और केवल कहता है धर्म ग्रंथों का लेसन या पाठ को पढ़ कर के जो स्पिरिचुअल नॉलेज किया जाता है, ज्ञान प्राप्त की जाती है, धार्मिक ज्ञान क्या प्राप्त करते हैं लोग, तो कहता है इस तरह का एग्ज़ाम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्यू पी, उसके बाद एक कॉम्पिटेंट गुरु, क्यू पी के बाद आर, क्यू पी के बाद आर और एस। देखो तो क्यू हमारे पास एक ही तो है ही फ्रेंड, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको टिक कर देना है। क्यू पक्का हो गया कि पहले आएगा। चलिए 89, वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड वी शुड ओबे द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है भाई, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा पासिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करना चाहिए। तो पी तो लगता है सबसे पहले आएगा। 89 का पी देख लेते हैं, किसमें है स्टार्टिंग में पी। तो फ्रेंड्स यहाँ पी 2 में है, ए में भी है, बी में है, तो और थोड़ा अभी जाना होगा आगे। वी शुड ऑलवेज क्रॉस, ये तो ठीक ठाक है। अब देखना है जेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए। वी मस्ट लुक टू द सिग्नल लाइट्स एंड क्रॉस द रोड, ठीक है, एंड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। पी के बाद क्यू भी तो ठीक लग रहा है, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू यहाँ पर है। तो अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, पी के बाद क्यू अब किसी में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 89 का ए। तो ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। 90 में आते हैं, द रियल कॉज ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वॉज नॉट नोन टू मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी बहुत दिनों तक कहता है इंसानों को, लोगों को, मानव को पता नहीं था क्या कि यह जो सी लेवल है, तो इसका राइज और फॉल, इसका जो है उत्थान और पतन, यानी ऊपर उठना और नीचे गिरना सी लेवल का, इसका रियल कॉज क्या है, इसका असली क्या कारण था, ये लोगों को पता नहीं था बहुत दिनों तक। ठीक है भाई, पता तो नहीं था। तब ये दे फाउंड आउट दैट, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, एज टाइम पास्ड एंड नॉलेज दे नोटिस्ड दैट मून रोज ईच डे। आर वाला फ्रेंड्स यहाँ पर पहले आना चाहिए था। सम इमेजिन्ड दैट द अर्थ इटसेल्फ वाज अलाइव। अच्छा, एस भी पहले आ सकता है, किसी ने यह कल्पना की कि अर्थ इटसेल्फ वाज अलाइव। तो हम देखेंगे एस वाला यहाँ पर है, दो ठो एस और आर है, एस के साथ क्यू है। तो एस के साथ देखते हैं क्या मैच करता है। ठीक है, एज टाइम पास्ड एंड नॉलेज इंक्रीज्ड मैन बिगेन टू लर्न मोर अबाउट द हेवन एंड द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। ठीक है, समय बीतते गया, कहता है जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने क्या किया, जानना शुरू किया आकाश के बारे में, तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो क्यू नंबर पहले आना चाहिए या पी नंबर पहले आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रा सावधानी से मिलाना है। हमारे ख्याल से पहले एस ले लेने से बेहतर होता। सम इमेजिन्ड दैट अर्थ, चूँकि इसी के साथ इसको भी ऐड कर देंगे, S1 के साथ में ये वाला ऐड करेंगे, पहले एस उसके बाद क्यू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एस क्यू आर, एस क्यू उसके बाद पी ले लेंगे, एस ले लेंगे पहले, फिर क्यू ले लेंगे एज टाइम पास। ठीक है, एस क्यू उसके बाद पी वाला क्या कह रहा है, दे फाउंड दैट, हाँ,
और उसके बाद तब आर ले लेंगे। दे नोटिस दैट मून रोज ईच डे, तो बेस्ट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, ठीक है, SQPR, SQPR, सी इज द बेस्ट आंसर। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 2 है, फिर एक पैसेज नंबर 1 है, ये 91 से 100 तक के लिए ये पैसेज है। यू हैव टू ब्रीफ पैसेज, अच्छा 2 पैसेज है, चलिए पैसेज 1 पढ़ लेते हैं पहले। द राजपूत ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेरी गुड। कहता है भाई भारत के इतिहास में राजपूतों का जो है एक सम्मानजनक स्थान है। दे वेयर वार लाइक पीपल, प्राउड एंड पैट्रियाटिक। राजपूत लोग युद्ध प्रेमी होते थे और प्राउड एंड पैट्रियाटिक, बहुत ही गर्वीला और पैट्रियाटिक होता था, मतलब देशभक्त होते थे राजपूत लोग, ठीक है। और बहुत ही गर्व, जिसको हम लोग प्राउड मीन्स यहाँ घमंड कहना उचित नहीं, गर्व कहिएगा, यानी आत्म स्वाभिमान जिसको कहते हैं। दे वेयर जीलस ऑफ देयर ऑनर, देखिए, और अपने सम्मान के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति वे काफ़ी जीलस होते थे, उत्साहित होते थे कहेंगे। एंड वुड ले डाउन देयर लाइफ्स टू अपहोल्ड इट, और अपनी इसकी जो है इसको मेंटेन करने के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए वे क्या करते थे, ले डाउन देयर लाइफ्स, अपनी जान की भी कुर्बानी दे देते थे, जान की बाजी लगा देते थे। दे लव्ड देयर होम्स एंड फाउट ब्रेवली टू डिफेंड द ऑनर ऑफ देयर वुमेन फोक। कहता है दे लव्ड देयर होम्स, उन्हें अपना घर प्यारा था और वे वीरतापूर्वक क्या करते थे, लड़ते थे, टू डिफेंड द ऑनर ऑफ देयर वुमेन फोक, खास करके अपने इलाके की जो महिलाएं होती थी उनकी इज्जत के लिए बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते थे। नथिंग वुड टेम देयर स्पिरिट्स, और कहता है उनके उत्साह को कोई कम नहीं कर सकता था। पेरिल्स ओनली कॉल्ड फोर्थ देयर करेज एंड पॉवर्टी ओनली इंक्रीज्ड देयर पावर ऑफ रेजिस्टेंस। कहता है पेरिल्स, जो उनके ऊपर आपत्ति आती थी, विपत्ति आती थी, ठीक है, जो आ जाती थी विपत्ति उनके ऊपर, तो वह क्या करता है, विपत्ति क्या करती थी उनको, ओनली कॉल्ड फोर्थ देयर करेज एंड, और भी ज़्यादा उनका उत्साह बढ़ जाता था, साहस बढ़ता था। और गरीबी क्या करती थी, इंक्रीज्ड देयर पावर ऑफ रेजिस्टेंस, गरीबी में जो है मुसीबतों की को झेलने की जो शक्ति थी, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता, तो मुसीबतों से लड़ने की क्षमता और बढ़ जाती थी गरीबी में। नन कुड फाइट लाइक देम, कहता है उनके जैसा कोई लड़ नहीं सकता था। देयर मोटो वाज बेटर डेथ देन डिजॉनर, उनका जीवन का एक ही मकसद हुआ करता था, क्या, कि अपमानित होने से बेहतर है मर जाना, ठीक है। डेथ इज बेटर देन टू बी डिसऑनर, यानी अपमानित होने से बेहतर है मौत को गले लगा लेना। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा पैसेज का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बड़ा सिंपल सा पैसेज था। अब आपको यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ द पैसेज, थीम यानी इसका जो सार है पैसेज का क्या है। द प्राइड ऑफ द राजपूत, ठीक है, राजपूत का प्राइड भी हो सकता है, देखते हैं इससे बेहतर और कुछ है। राजपूत एंड देयर सेक्रीफाइसेस, उतना तो नहीं हुआ। अच्छा, राइज एंड द फॉल, राजपूत द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये कुछ कुछ हो सकता है। अब ये दोनों में देखेंगे कौन बेटर है। स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उत्साहित नायक इंडियन हिस्ट्री के, इससे तो बेहतर हमको लग रहा है प्राइड की बात यहाँ पर की गई है।
तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ए नंबर का बेस्ट ऑप्शन होगा इसका। चलिए 92 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल था। प्राउड का एंटोनीम चाहिए तो भाई हम्बल लगा देंगे, ठीक है। आगे 93 में आते हैं। यहाँ है 93। द एक्सप्रेशन टेम देयर स्पिरिट्स इन द पैसेज मीन्स। अच्छा, टेम देयर स्पिरिट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने कहा था ना उत्साह को कम नहीं कर सकता था, तो कम करना यहाँ पर है कर्व देयर इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म भी उत्साह को कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये डी नंबर बेस्ट ऑप्शन। नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अच्छा, अब इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, देखिए। द राजपूत्स अचीव्ड एमिनेंस इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर ग्रेट ब्रेवरी, ये भी करेक्ट। दे वेयर होमली पीपुल एंड वुड फाइट फॉर अपहोल्डिंग वुमेन्स ऑनर, ये भी ठीक है। इन मोमेंट्स ऑफ डेंजर दे वुड एग्जिबिट ग्रेट करेज, ये भी ठीक है। भाई सब ठीक है तो ये गलत होगा, ये और ऑप्शन कहाँ बचा कुछ। तो चलिए 94 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 95। अकॉर्डिंग टू द राइटर द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन हिस्ट्री बिकॉज, कहता है लेखक के अनुसार राजपूतों का जो सम्मान स्थान है हिस्ट्री में किसके चलते है। दे वेयर फॉन्ड ऑफ वॉर्स, ये भी तो बात सही है। दे वेयर प्राउड ऑफ देयर वॉर्स। अब लो फॉन्ड ऑफ है, प्राउड ऑफ है। दे वेयर जीलस ऑफ पीपुल्स ऑनर, ये भी ठीक लग रहा है। देखते हैं भाई बेस्ट कौन सा है। दे लिव्ड एंड डाइड अपहोल्डिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बेस्ट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स, डी नंबर, ठीक है। वे अपने आत्म सम्मान के लिए यानी स्वाभिमान के लिए जीते और मरते थे, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। 96। ओ बड़ा सा पैराग्राफ है इसमें। न्यूज पेपर्स सेल बिकॉज ऑफ न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स। कहा भाई न्यूज़पेपर जो होते हैं ना वे बिकते हैं न्यूज़ के लिए और एडिटोरियल कवरेज के लिए, लेकिन कहता है इसको रिवेन्यू जो ज़्यादातर मिलता है वह एडवर्टीजमेंट से ही मिलता है, यानी विज्ञापनों से इसको जो है इनकम मिलता है, इनको राजस्व की प्राप्ति होती है। न्यूज कॉस्ट्स मनी वाइल एडवर्टीजमेंट फेच मनी। कहता है न्यूज़ जो कलेक्ट करना पड़ता है ना तो उसके लिए तो मनी चाहिए, रिपोर्टर को तो भाई कुछ पैसे चाहिए ना जो न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं, और एडवर्टीजमेंट फेच मनी, और कहता है ये पैसे विज्ञापनों से आते हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर इज सच दैट इट कैन नॉट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज। कहता है आज की जो अर्थव्यवस्था है मॉडर्न न्यूज़पेपर की, तो वह सरवाइव नहीं कर सकता केवल अपने न्यूज़पेपर को सेल करके बेच करके। इट हैज़ टू डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स, इन्हें कहता है विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर्स हु कैन अफोर्ड टू एडवाइस इन इट। और कहता है जो इकोनॉमिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स, न्यूज़पेपर को प्रकाशित करने की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है दोनों की, यानी सब्सक्राइबर्स भी चाहिए हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज इन इट, ठीक है। यानी ऐसे सब्सक्राइबर उनको मिले जो अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं, उसका खर्च यानी विज्ञापन जो हम देते हैं ना फ्रेंड्स अखबार में, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं हमें, तो ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए जो पैसे देने में सक्षम हो। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, और कहता है प्रेस का जो ग्रोथ है ना दोनों पर निर्भर करता है, यानी सब्सक्राइबर पर, यानी जो एडवर्टीजमेंट देता है, और जो न्यूज़पेपर पढ़ता है जो कस्टमर है उनका, दोनों पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर द न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नाइदर एस्पेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए कहता है कि न्यूज़पेपर मैनेजमेंट
का जो दो एस्पेक्ट, दो पहलू हैं, उनमें से किसी को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। दो एस्पेक्ट क्या क्या हुआ, एक तो न्यूज़पेपर रीडर और दूसरा उनका सब्सक्राइबर जो कि एडवर्टीजमेंट देता है, विज्ञापन देता है। कोऑर्डिनेशन एमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट। कहता है प्रभावशाली और बेहतर व्यवस्था के लिए कोऑर्डिनेशन जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो समन्वय है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच, जैसे एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, सर्कुलेशन है, एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो है मेन है ये चार, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है। तभी जो है कहता है इफ़ेक्टिव और बेटर मैनेजमेंट ये जो है हो सकता है, अखबार चला सकते हैं कोई भी आदमी। द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। अब कहता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन, इसके जो हेड होते हैं ना, तो इनके हेड के बीच में भी कहता है दे मस्ट बी, डिपार्टमेंट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये सारे हेड्स को उस डिपार्टमेंट का, ये मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए, न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का अंग होना चाहिए इसे। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल्स सेट, और उन्हें पता होना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है, पॉलिसी क्या है, एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का भविष्य में क्या प्लान है, क्या योजना है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। अब कहता है ये जो डिपार्टमेंट के हेड है ना, ये मैनेजमेंट के मुख्य धारा से अलग रह करके ये जो है नहीं चल सकते। इन एडिशन ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज दैट विल बी यूजफुल टू देम। और बतलाया कि हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट मैनेजर को इन्फॉर्म करते रहना चाहिए उन एक्टिविटीज़ के प्रति, ऐसी जो क्रियाकलाप हैं जो कि यूजफुल हो सकते हैं उनके लिए। तो भाई इन्फॉर्म करते रहना चाहिए एक दूसरे को। दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। और कहता है न्यूज़पेपर का यह जो है एक वाइटल एस्पेक्ट है, एक जो है इम्पॉर्टेंट पहलू है, मुख्य, या कहो मुख्य ही कहिए आप, महत्वपूर्ण पहलू कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए नंबर 96, द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन। अब न्यूज़पेपर का ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा, तो एडिटोरियल पर तो नहीं करेगा, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर, केवल सब्सक्राइबर से नहीं होगा। अब सब्सक्राइबर हो गया, न्यूज़पेपर कोई पढ़े ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमारे ख्याल से ये दोनों होगा, सब्सक्राइबर भी चाहिए एंड एडवर्टाइजर्स, ठीक है, सब्सक्राइब करने वाला जो कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन डालता है, और जो एडवर्टाइज करता है, विज्ञापन करने वाला। तो ये हमारे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जाएगा। एडिटोरियल से तो उतना अच्छा नहीं होगा, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर होने से भी नहीं होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े भी थे सब्सक्राइबर के बारे में, एक बार और देख लेते हैं भाई, कहाँ है, डिपेंड्स ऑन बोथ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन बोथ, द ग्रोथ ऑफ प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। सब्सक्राइबर, ठीक है, हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज, ठीक है, तो अफोर्ड कर सकता है जो, और एक जो है जो एडवर्टीजमेंट करेगा, विज्ञापन दाता हो गया, ये तो पैसे देंगे, लेकिन विज्ञापन करने वाला भी चाहिए ना,
तो दोनों में कॉम्बिनेशन, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स इसका डी। नंबर 97, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का मुख्य जो है आइडिया पूछा है, मुख्य भाव क्या है इसका। द ग्रोथ ऑफ प्रेस, द न्यूज़, नहीं ये सब नहीं होगा, इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी ना, द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर, बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये। द मेन आइडिया ऑफ सेकेंड पैराग्राफ, ऑफ सेकेंड पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है यहाँ कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट होता है, तो फ्यूचर ऑफ नहीं, हाउ टू सेल ये भी नहीं, इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, द रोल ऑफ द हेड्स, इसकी बात हुई गई थी यहाँ पर, नहीं यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एडिटोरियल सर्कल, और द हेड यहाँ पर लिखे है ना, तो इसकी बात हो रही थी, द रोल ऑफ हेड्स, तो डी होगा बेस्ट ऑप्शन इसका फ्रेंड्स। द वर्ड गोल, गोल का तो आप लोग जानते ही हैं, एम होगा, बड़ा सिंपल है। द वर्ड वाइटल एज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट, वाइटल का तो फ्रेंड्स अभी इम्पॉर्टेंट मैंने कहा भी था, तो बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे पहले के 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अवश्य देख लें। और फ्रेंड्स अब जो भी 4 दिन 5 दिन का आपके पास समय है, तो यही बेस्ट जो है वे है प्रिपरेशन का, क्योंकि आप डिटेल में अभी आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे इतना शॉर्ट पीरियड में। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उन्हें प्रेस करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।